हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में दो कंट्रीज की इकोनॉमीज के बारे में जानेंगे, भारत और पाकिस्तान। वैसे तो दोनों के ही इकोनॉमीज में बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए कंपैरिजन करने का मतलब ही नहीं बनता, लेकिन शायद आपको पता ना हो कि हिस्ट्री से ये फर्क इतना ज्यादा नहीं था। जी हाँ, तब से जब भारत पाकिस्तान अलग हुए थे, लेकिन आज देखने में दोनों देश में बहुत फर्क आ गया है। आज यही जानेंगे कि हिस्ट्री में इकोनॉमी के हालात क्या थे दोनों देशों में। प्रेजेंट सिनेरियो तो काफी हद तक आप लोगों को पता ही है, और आखिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इकोनॉमी में हम इन दोनों ही देशों में फ्यूचर में। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो 1947 यानी 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। आजादी के बाद हालात दोनों के लिए लगभग सेम थे, लेकिन एक चीज थी कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इंडिया के मुकाबले काफी कम थी। 1950 से बात करते हैं, जब इंडिया में जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में होना शुरू हुआ था। लेकिन मैंने पहले भी आपको ये वीडियोस में बताया था कि इंडिया में गवर्नमेंट काफी कंट्रोल रखती थी इकोनॉमी पे, और मार्केट पूरी तरह से कंपनीज के लिए ओपन नहीं था। उस समय भारत की जीडीपी लगभग 30.6 बिलियन डॉलर के आसपास थी, पाकिस्तान से ज्यादा थी, लेकिन हम पर कैपिटा के मामले में पाकिस्तान से काफी पीछे थे। पर कैपिटा जीडीपी के मामले में हम लोग पाकिस्तान से इसलिए भी पीछे थे क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम थी और उनके हालात उस वक्त काफी अच्छे थे। और हम थोड़ा बहुत पीछे नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी भारत से 50% तक ज्यादा थी। लेकिन एक चीज थी कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं थी। आज भी पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाता है और आर्मी कंट्रोल ले लेती है, जिस वजह से उस समय भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण 1960s के समय पर कैपिटा का डिफरेंस 50% से घटकर सिर्फ 14% के आसपास ही रह गया। लेकिन चीजें यही नहीं रुकी, पूरी मूवी चलना अभी बाकी थी, जिसका सिर्फ ये ट्रेलर था। और इस ट्रेलर ने मूवी के बारे में नहीं बताया, बल्कि कई इकोनॉमिक जायंट्स को भी गलत साबित कर दिया। क्योंकि अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने 1950-60 के बीच का पाकिस्तान और भारत देखा हो, तो आपने भी उस समय पाकिस्तान को एशिया का फ्यूचर इकोनॉमिक जायंट मान लिया होगा, जो लगभग सभी ने मान लिया था। लेकिन आज मौजूदा हालात दोनों ही देशों के सबके सामने हैं। तो आखिर पाकिस्तान के साथ हुआ क्या? 1960 के बाद असल में भारत के हालात और बुरे हुए थे। इंदिरा गांधी का ये समय था जब गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। काफी चीजों का नेशनलाइजेशन होने लगा था, जिस वजह से उस पीरियड में इंडिया की पर कैपिटा इकोनॉमी नेगेटिव में चली गई थी। और ये वही समय था जब पाकिस्तान में मिलिट्री का कंट्रोल आया था। ये अयूब खान का कंट्रोल था, लेकिन इकोनॉमी के लिए अच्छा साबित हुआ। जहाँ इंडिया की पर कैपिटा इकोनॉमी श्रिंक कर गई, वहीं पाकिस्तान में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जिस कारण 1980 तक पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी भारत से दोगुनी हो गई। 1971 के युद्ध का भी फर्क पड़ा पाकिस्तान और भारत की इकोनॉमी में, लेकिन पाकिस्तान ने अगले कुछ ही सालों में बहुत जल्दी रिवाइव कर लिया। लेकिन पाकिस्तान के लिए इस मूवी में खुशी का सीन बस से यहीं तक था, क्योंकि इसके बाद जहां इंडिया ने ग्रो करना शुरू किया, तो पाकिस्तान की शुरू हो गई सैड स्टोरी। 1980 के दशक के बाद भारत में धीरे धीरे राजीव गांधी की सरकार ने लिबरलाइजेशन पॉलिसीज अपनानी शुरू की। यहाँ पर भी पूरी तरह से हमने ये काम नहीं किया था, ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन 90s के टाइम से ही शुरू हुआ। लेकिन पाकिस्तान में उस समय जियाउल हक की सरकार आई, मिलिट्री रूल ही था, लेकिन इस्लामिक नेशनलिज्म को बहुत बढ़ चढ़कर पाकिस्तान में प्रमोट किया गया। उसी समय के आसपास कई सारे टेररिस्ट ग्रुप भी पाकिस्तान में पनपे थे, और रिजल्ट यही हुआ कि ग्रो करती इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से कोलैप्स कर गई। इतनी बुरी तरह से कि आज अब लिया हुआ कर्जा लौटाने के भी पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास। मौजूदा समय में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 3.05 ट्रिलियन डॉलर्स और ट्रिपल पे यानी परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी 10.21 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है, जहां दोनों की ही पर कैपिटा जीडीपी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 2021 में 280 बिलियन डॉलर्स के आसपास हो सकती है। खैर, नॉमिनल कम भी हो चलेगा क्योंकि पॉपुलेशन कम है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी तब कम होना नहीं चलेगा जब पर कैपिटा भी नॉमिनल के साथ साथ काफी ज्यादा गिर जाए। आज पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी दुनिया के भी कई सारे छोटे देशों से बहुत कम है। तो असल में रीजन क्या रहे इस बीच? रीजन 2-3 है। सबसे पहला टेररिज्म जो पाकिस्तान में हुआ वो नहीं, टेररिज्म जो पाकिस्तान ने फैलाया है। आज के समय में पाकिस्तान में गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है, लोग टैक्स भी ज्यादा दे रहे हैं, फिर भी हर साल इमरान खान कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं कर्ज लेने, और अब तो शायद साल भर का भी वेट नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान ने हिस्ट्री से ही टेररिज्म पे बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, और इसी वजह से आज पाकिस्तान FATF के भी ग्रे लिस्ट में है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के कारण, जिस वजह
वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमी को FATF और इस टेररिज्म की फंडिंग से। और अब मेरे से ये मत पूछेगा कि इसका प्रूफ क्या है, क्योंकि अगर इमरान खान अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर ओसामा बिन लादेन को शहीद कह सकते हैं तो इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं चाहिए। बाकी अगर और भी कोई प्रूफ चाहिए है तो आप पाकिस्तान होकर आ सकते हैं, ये सुतली बॉम्ब भी वहीं कहीं घूमता हुआ मिलेगा। दूसरा कारण कहा जा सकता है अपने रिलेशंस कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के साथ। आज पाकिस्तान के हालात ये है कि अगर पाकिस्तान के पास 2 रुपए हो और उसे एक टॉफी खरीदनी हो जिसका प्राइस 1 रुपया है और इंडिया उसे वो टॉफी 1 रुपए में दे और चीन 5 रुपए में, तो पाकिस्तान खुशी खुशी चीन से ले लेगा, भले ही उसके लिए उसे 3 रुपए का कर्जा क्यों ना लेना पड़े। पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं वो टर्की, चीन या गिनी चुनी मलेशिया या रशियन कंपनीज के ही होते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपनी मार्केट बंद कर दी है सबके लिए, लेकिन एक कंट्री के रिस्ट्रिक्टेड मोड में चलने और खुलकर अपनी मार्केट का एक्सेस देने में फर्क होता है। ये जो सुजुकी ऑल्टो की पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका प्राइस पाकिस्तान में 10 लाख से ज्यादा है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। कारण यही है कि सिर्फ 3 से 4 कंपनीज ही वहाँ गाड़ियां बनाती या फिर असेंबल करती हैं। और इसका सीधा सा कारण यह है कि पाकिस्तान ने खुद को 3 से 4 से 5 कंट्रीज तक ही रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है। खैर, इंडिया से तो वो रिलेशन चाहेंगे नहीं क्योंकि वो सुपर पावर है, लेकिन आज के समय में अगर एक बस सर्विस भी पाकिस्तान में शुरू करनी है जिसके लिए वो कंपनीज बुलाएंगे तो या तो वो कंपनीज चाइनीज होंगी या फिर टर्की की। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंडिया से खराब रिलेशंस। आज भले ही हम कोई सुपर पावर ना हो, लेकिन दुनिया में हमारी सॉफ्ट पावर बहुत है, यानी दुनिया भारत की सुनती है। लेकिन वो देश कैसे डेवलप करेगा जिसका ढोल सा मिनिस्टर पहले तो कहे कि चांद हम देख लेते हैं तो जाने की क्या जरूरत है, और अगर इंडिया कोशिश में थोड़ा फेल हो जाए तो फिर इस ढोल को फटने में देर नहीं लगती और खुशी के मारे अपने लिए हुए कर्जे और इकोनॉमिक हालात सब भूलकर इंडिया को पुअर नेशन बताने में भी नहीं चूकते। मेरे कुछ सिंपल से सवाल है आप लोगों के लिए, आप सोचना और जवाब देना, जिसके बाद मुझे ज्यादा कुछ वीडियो में बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहला सवाल, एक देश के IT और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का काम क्या होता है? दूसरा, अगर कल को नासा का कोई मिशन फेल हो जाए और इंडिया के साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ट्वीट करके उन्हें गालियां दे तो इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस पर क्या फर्क होगा और क्या आपको एज एन इंडियन शर्म आएगी कि नहीं? और एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है? आगे आकर कंट्रीज में नई पॉलिसीज लेकर बेहतर बदलाव करना, अपनी कंट्रीज में बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना या फिर दुनिया भर से कर्जा लेना और फिर ट्विटर पर बैठकर दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली टारगेट करना। कोई भी चीज हेट की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। पाकिस्तान के लोगों और गवर्नमेंट को सबसे पहले 3 काम करने हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को PM का काम करना है। पाकिस्तान के लिए उन्हें चुना गया है 4 साल के बच्चे की तरह रोते हुए किसी दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करने के लिए नहीं। दूसरा, हर एक मिनिस्टर को अपना काम करना है जो उन्हें दिया गया है कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो खुद से डेवलप करके लेकर के आए कि वो डायरेक्ट फायदा पहुंचाए पाकिस्तान को और उनके लोगों को। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस ढोल का वजन कम कराओ, नहीं तो ये कभी भी फट जाएगा। चलिए अब अगर बात करें फ्यूचर की, तो इंडिया के लिए इस वक्त GDP के नंबर बढ़ाना बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि काफी नुकसान पहुंचाया है कोरोना ने इंडियन GDP को। आने वाले 2-3 साल के अंदर इंडियन GDP डबल डिजिट से ग्रो कर सकती है क्योंकि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी एस्टिमेट लगाया है कि आने वाले समय में इंडिया दुनिया की सबसे तेज गति से ग्रो करने वाली इकोनॉमी बन सकता है, जिसका ग्रोथ रेट 2030 के बाद गिरने लगेगा जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। जी हाँ, उम्मीद तो है कि 2030 तक इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। अब देखना होगा कि होता है कि नहीं। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो 2013 यानी नवाज शरीफ की सरकार के बाद थोड़ा इंप्रूवमेंट पाकिस्तान में जमीनी लेवल पर दिखा था, लेकिन इंप्रूवमेंट तो अभी फिर भी बहुत करना है। कोरोना वायरस ने पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी हड्डियां तोड़ दी हैं, लेकिन वो इकोनॉमी तब तक ग्रो नहीं करेगी जब तक कंट्री कर्ज पर कर्जा लेता रहेगा। पाकिस्तान में हर एक नई गवर्नमेंट के साथ उनका कर्जा बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से इंटरेस्ट का बोझ भी पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसलिए इकोनॉमी के लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि यहाँ से गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है उस पर डिपेंड करेगा इनका फ्यूचर। क्या कंट्री के रिलेशन दूसरी कंट्रीज के साथ बेहतर बनाएगी ताकि ट्रेड हो सके जिनके साथ नहीं हो रहा और ट्रेड बढ़ सके जिनके साथ पहले से ही ट्रेड हो रहा है? क्या अपनी मार्केट का एक्सेस बड़ी कंट्रीज और कंपनीज को देगी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी? अगर हाँ, तो शायद इकोनॉमी में पॉजिटिव चेंज आएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपना काम करने की बजाय ध्यान भारत पर रखेगी, कंट्रीज से दुश्मनी निभाते हुए या कहें तो कोरोना वायरस से अपनी दोस्ती निभाते हुए जबरदस्ती कंट्री के लिए वो फैसले लेगी जहां पर उन्हें एक टॉफी के 1 रुपए की जगह 5 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो बहुत जल्दी पाकिस्तान की इकोनॉमी और उनका डेब्ट बराबर होगा। बाकी जहां तक बात है सीपैक की, तो वो पूरा होना है 2030 तक। अभी तक तो ऐसा कोई खास रिफॉर्म सीपैक की वजह से देखने को नहीं मिला है। हाँ, ग्वादर पोर्ट रिलीज पर जरूर है कुछ मोटरवेज और एयरपोर्ट के साथ। बाकी तो 2030 के बाद ही पता चलेगा अगर काम प्रॉपर तरीके से खत्म हुआ तो, क्योंकि आज अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं रह गए हैं सीपैक के लोन को चाइना को वापस चुकाने के लिए। बाकी मैंने ये वीडियो किसी को हेट करने के लिए नहीं बनाया
बनाया है। मुझे किसी कंट्री के नॉर्मल लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मिनिस्टर और एक सुतली बॉम्ब से थी जिनको मैंने पहले ही पेल दिया है वीडियो में। बाकी अगर आप मेरी बातों और सजेशन से सहमत हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप और कुछ पूछना या बताना चाहते हैं तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहां आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही, मिलता हूं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।